नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी तैयारी चली हुई है हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट से संबंधित नए पाठ्यक्रम के आधार पर हम अपने हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। आज की क्लास में हम करेंगे भाषा विज्ञान से संबंधित हिंदी के विविध रूप टॉपिक को, क्योंकि हमने भाषा विज्ञान की जो हमारी क्लास चली हुई थी उसके अंतर्गत इससे पहले हमने हिंदी के उद्भव और विकास को अच्छे से समझ लिया है। जैसे कि संस्कृत से निकली पाली, पाली से निकली प्राकृत, प्राकृत से फिर अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ, उसके बाद हमारी हिंदी भाषा का विकास होना शुरू हो गया था। और उससे जैसे कौन कौन सी अपभ्रंश भाषाओं से कौन सी हिंदी की उपभाषाएं निकली और उन हिंदी की उपभाषाओं से कौन कौन सी बोलियां निकली, ये हमने पिछली क्लास में बिल्कुल डिटेल से कर लिया है। जिस भी किसी बच्चे ने पीछे की क्लास नहीं देखी, पीछे जा कर के आप देख सकते हो। भाषा विज्ञान को हम क्रम वाइज लेते हुए चल रहे हैं। हम अपने हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को एक एक टॉपिक को बिल्कुल क्रम से आगे बढ़ाते हुए ले करके चल रहे हैं। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं हिंदी के विविध रूप। हिंदी के विविध रूपों के अंतर्गत कौन कौन से हम पढ़ेंगे, हिंदी के कौन कौन से रूप आएंगे, जैसे कि हिंदी, उर्दू, दक्षिणी और हिंदुस्तानी। इनसे संबंधित परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उनको हम भी डिटेल से बिल्कुल क्रम वाइज देखते हुए चलेंगे। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हिंदी सबसे पहले कर लेते हैं। हिंदी के विविध रूपों में हिंदी भाषा खड़ी बोली का ही साहित्यिक रूप है। ये आपको पता है, ये मैंने आपको पहले समझा चुकी हूँ कि हिंदी भाषा का विकास खड़ी बोली का जो साहित्यिक रूप है वही हिंदी है। और खड़ी बोली का जो विकास हुआ 19वीं शताब्दी में हुआ। खड़ी बोली का विकास कब से माना जाता है, ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। खड़ी बोली का विकास 19वीं शताब्दी से माना जाता है। हिंदी भाषा खड़ी बोली का साहित्यिक रूप है और खड़ी बोली का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ। अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम हिंदी खड़ी बोली में रचना की। ये तथ्य वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि किसने सबसे पहले हिंदी खड़ी बोली में रचनाएं की, तो आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम हिंदी खड़ी बोली में रचना की। अमीर खुसरो ने अपनी भाषा को क्या नाम दिया? हिंदवी। क्या नाम दिया उन्होंने? अमीर खुसरो ने अपनी भाषा को हिंदवी कहा। इनके जो दोहे हैं खड़ी बोली में वे कौन से है जैसे कि एक दोहा खड़ी बोली में हम देख लेते हैं। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल घर खुसरो आपने रैन भई चहु देश। इसका मतलब क्या है कि गोरी सोवे सेज पर, जब अमीर खुसरो जी के जो गुरु है वे उनका उनका निधन हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जब अमीर खुसरो ने ये दोहा कहा था, यानी कि गोरी सोवे सेज पर, कि निजामुद्दीन जो गोरी है, गुरु जी इनके अमीर खुसरो के गुरु, वे मुख पर डारे केस के वे तो सो गए हैं, अब तेरा क्या काम है खुसरो यहाँ पर, तुम भी अपने घर चल, यानी कि अपने गुरु जी के साथ ही चल। माना जाता है कि अमीर खुसरो और निजामुद्दीन एक दूसरे से इतने जुड़े हुए थे, यानी कि अमीर खुसरो अपने गुरु को इतने चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद वे स्वयं भी ये दुनिया छोड़कर चले गए। अमीर खुसरो, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। जैसे ही वे उनका अंतिम संस्कार करके आए, उसके बाद अमीर खुसरो भी नहीं रहे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मध्यकाल में ब्रज भाषा और अवधी साहित्यिक भाषाएं। एक सेकंड भाई। मध्यकाल में ब्रज भाषा और अवधी साहित्यिक भाषाएं थी। मध्यकाल में, यानी कि मध्यकाल हमारा कौन सा था? पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, यानी कि भक्ति काल और रीतिकाल। उसमें ब्रज भाषा और अवधी साहित्यिक भाषाएं थी, लेकिन जन संपर्क के रूप में हिंदी सशक्त भाषा के रूप में उभर गई। फिर इसके बाद देखते हैं कि हिंदी का जो परिनिष्ठ रूप देखने को जो मिला वो हमारा मिला किस में? हिंदी का विकास शुरू होना
अच्छी तरह से होना शुरू हो गया था भारतीय हिंदू युग से। जैसे कि भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र ने, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में मिला, फिर प्रेमचंद ने किया। प्रेमचंद जी पहले उर्दू भाषा में लिखते थे, फिर हिंदी में उनका अनुवाद किया अपनी रचनाओं का। फिर रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं में जयशंकर प्रसाद ने, निराला ने आदि कवियों ने, साहित्यकारों ने गद्य और पद्य दोनों रूपों में हिंदी में साहित्य रचना करके अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने, ये प्रमुख साहित्यकार रहे हैं, इन्होंने हिंदी में रचना करके अपना साहित्य में प्रमुख योगदान दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और मैं बिल्कुल नए पाठ्यक्रम के आधार पर क्लासेस को आगे बढ़ा रही हूँ, और जिस भी बच्चे ने किसी भी प्रकार से और हिंदी से संबंधित टॉपिक चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो कि हमें मैम इस टॉपिक से हमारा वीक है और इससे संबंधित आप क्लास लेकर आओ। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी आपके कमेंट बॉक्स में बताए हुए तथ्यों पर। सबसे आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश राज में जनसमूह को संबोधित करने में तत्कालीन महान नेताओं जैसे कि गांधी, तिलक और दयानंद सरस्वती तो थे ही प्रमुख, आदि ने हिंदी का प्रयोग किया। धीरे धीरे हिंदी का महत्व बढ़ता गया और वह राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। यानी कि फिर वो राजभाषा के रूप में हमारे जो संविधान में मान्यता प्राप्त हो गई हिंदी को राजभाषा। अभी तक हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन हमारे संविधान में राजभाषा के रूप में जो है हिंदी वो मान्यता प्राप्त कर चुकी हैं। तो बढ़ते हैं आगे। हिंदी पर संस्कृत के अतिरिक्त और किन किन भाषाओं का प्रभाव रहा देख लेते हैं। हिंदी पर संस्कृत के अतिरिक्त अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं का भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आज हिंदी राष्ट्र की ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी अपना महत्व रखती है। केवल राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी अपना महत्व रखती है। जैसे कि हम देख लेते हैं, नेपाल, कनाडा, फिजी, मॉरिशस आदि देशों में हिंदी के विविध रूप देखने को हमें मिले हैं। ये था हमारा हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। उसके बाद हम देखते हैं अगली भाषा उर्दू। उर्दू से संबंधित कौन कौन से तथ्य हैं ये देख लेते हैं। उर्दू में अरबी फारसी शब्दों की बहुलता रहती है तथा यह फारसी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू जो भाषा है उसकी जो लिपि है वो कौन सी है? फारसी। इनका जन्म किस से हुआ? खड़ी बोली से ही इनका जन्म हुआ। पूछ लेंगे कि उर्दू का जन्म किस से माना जाता है, तो वो आंसर होगा हमारा खड़ी बोली से। ब्रिटिश उपनिवेश काल के पूर्व यह हिंदू व मुस्लिम दोनों की भाषा थी। ब्रिटिश उपनिवेश काल के पूर्व यह जो हिंदू और मुस्लिम दोनों की भाषा थी, परंतु ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान अंग्रेज़ों ने हिंदू व मुस्लिम दोनों में फूट डालकर उर्दू को मुसलमानों एवं हिंदी को हिंदुओं की भाषा घोषित कर दिया। बढ़ते हैं आगे। उर्दू की प्रारंभिक जो पुस्तक है वो है बानो बहार। वेरी इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा जाता है कि उर्दू की पुस्तक प्रारंभिक पुस्तक कौन सी है, तो वो हो जाएगी हमारी बानो बहार। रचना काल इसका है 18वीं शताब्दी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हबशम जबशन शब्दकोश के अनुसार उर्दू शब्द भारत के बाबर के समय में आया, और परंतु वास्तव में यह शब्द बाबर के पूर्व ही तुर्कों के साथ उर्दू के रूप में इस देश में आ चुका था। लेकिन इस जो शब्दकोश के अनुसार उर्दू शब्द भारत में बाबर के समय आया, ये पूछ सकते हैं, लेकिन पहले भी आ चुका था तुर्कों के साथ। ये है नेक्स्ट पॉइंट। उर्दू के प्रारंभिक कवियों इब्राहिम आदिकल शाह, मोहम्मद कुली कुतुबुन शाह, सुल्तान महमूद कुतुबुन शाह का उदाहरण देकर रामधारी सिंह दिनकर यह सिद्ध करते हैं, यानी कि ये जो कोटेशन कही गई है उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार है कि यह सिद्ध करते हैं कि उर्दू का जन्म दिल्ली और आगरा में नहीं बल्कि दक्षिणी भारत में हुआ।
उर्दू का जन्म इन्होंने किन्होंने रामधारी सिंह दिनकर ने कहाँ माना है, तो आंसर हो जाएगा हमारा कहाँ पर माना है, रामधारी सिंह दिनकर ने उर्दू दक्षिणी भारत में उर्दू का जन्म। और कहाँ वैसे कहाँ माना जाता है, उर्दू का जन्म दिल्ली और आगरा में माना जाता है, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर ने उर्दू का जन्म दिल्ली और आगरा में न मानकर दक्षिणी भारत में माना है। उनकी मान्यता है कि दिल्ली और आगरा जो इस्लामी संस्कृति के गढ़ थे, बाहर से आने वाले मुसलमान इन्हीं केंद्रों पर ठहरते थे, इसलिए यह फारसी के श्रोता मिल जाते थे। बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर। उस कारण कवि या तो ब्रज या अवधी या शुद्ध फारसी में लिखते थे। इसी कारण जो वहाँ के कवि होते थे वे या तो ब्रज भाषा में लिखते थे या अवधी में लिखते थे या फारसी में लिखते थे। धीरे धीरे अरबी, फारसी और हिंदी का मिश्रित प्रयोग होने लगा और उर्दू का जन्म हुआ। ये पूछ लेते हैं उर्दू का जो जन्म है किन भाषाओं के मिलने से हुआ है, तो वो हो जाएगा हमारा अरबी, फारसी और हिंदी के मिश्रित रूप से ही उर्दू का जन्म हुआ। भारत के संविधान में इसे स्वतंत्र भाषा का स्थान दिया गया। भारत के संविधान में इसे क्या कहा गया, उर्दू को स्वतंत्र भाषा। इसमें नागरिक स्थान पर फारसी लिपि स्वीकार की गई। पहले नागरी लिपि थी, नागरी लिपि हिंदी की लिपि थी और इसके स्थान पर इसे कौन सी लिपि का नाम दिया गया, फारसी लिपि। और उर्दू में कै, ख, ग, ज और फै 5 छवियाँ मिलती है जो हिंदी में नहीं मिलती। ये जो कै है, कै के नीचे नुक्तक है, जो ये छोटा सा बिंदु आपको दिखाई दे रहा है फै के नीचे, इसी तरह कै के नीचे भी है, ख के नीचे भी और ग के नीचे भी, ज के भी और फै के भी। जो ये शब्द के नीचे थोड़ा सा बिंदु होता है, जैसे कि देख ख लिखा तो यहाँ बिंदु हो गया, तो ये हमारा क्या कहलाता है, नुक्तक कहलाता है एक। और ये जो नुक्तक की जो विशेषता रही है वे उर्दू में हमें देखने को मिलती है। पढ़ते हैं आगे। साहित्यिक दृष्टि से उर्दू का विशिष्ट स्थान है। साहित्यिक दृष्टि से उर्दू का विशिष्ट स्थान है ही। नेक्स्ट जो हमारी भाषा उस पर देख लेते हैं, दक्कनी को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कुछ पॉइंट और समझ लेते हैं। दक्कनी उर्दू का प्रयोग दक्षिण का निवासी या दक्षिण की भाषा 2 अर्थों में किया गया है। दक्कनी शब्द का प्रयोग किस किस में किया गया है, एक तो दक्षिण का निवासी और दक्षिण की भाषा 2 अर्थों में किया गया है। दक्कनी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई, ये हम कर चुके थे। ज़्यादातर विद्वान दक्कनी को पश्चिमी हिंदी की बोली मानते हैं। दक्कनी हिंदी का विकास दिल्ली के आसपास माना जाता है। भारतीय साहित्य में दक्षिण पथ शब्द का प्रयोग अनेक स्थानों पर मिलता है। भारत में मुसलमानों के आने के बाद दक्षिण पथ ही दक्कनी कहलाया। इस प्रदेश की जो भाषा है दक्कनी कहलाई। और दक्कनी का प्रयोग बीजापुर, गोलाकुंड, अहमदपुर, बरार, मुंबई और मध्य प्रदेश तक होता रहा। इस भाषा के लिए दक्कनी नाम का प्रयोग पहली बार 17वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। और जो पहली बार कब मिलता है, 17वीं शताब्दी में। दक्कनी कोई स्वतंत्र भाषा न होकर मूलतः 14वीं-15वीं सदी की खड़ी बोली की ही हिंदी है। और जो उर्दू का विकास हुआ वो भी खड़ी बोली से हुआ, और जो दक्कनी है ये भी खड़ी बोली की ही हिंदी मानी गई है। भारत आने पर सभी मुसलमानों ने मध्यम भाषा खड़ी बोली को ही स्वीकार किया, और मुसलमानों के साथ साथ वहाँ रहने वाले हिंदुओं ने भी इस बोली को स्वीकार किया, और इस प्रकार दक्कनी प्रचलित हो गई। जो दक्षिण क्षेत्र में दक्कनी ही प्रचलित हो गई। प्रसिद्ध साहित्यकार गारसा दातासी दक्कनी को हिंदी का ही एक अन्य नाम स्वीकार करते हैं। दक्कनी को हिंदी का अन्य नाम किसने स्वीकार किया, तो आंसर हो जाएगा हमारा
गारसा दातासी ने। उसके बाद देख लेते हैं इनके अनुसार क्या, इनके अनुसार दक्षिण में प्रयुक्त हिंदू मुसलमानों की जो मिश्रित भाषा है वही दखनी कहलाई। हिंदू मुसलमानों की जो मिश्रित भाषा दखनी कहलाई, किनके अनुसार, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार, गारसा दातासी के अनुसार। बढ़ते हैं आगे। ग्रियर्सन महोदय भी दखनी को हिंदुस्तानी का रूप मानते हैं। जो ग्रियर्सन है, जॉर्ज ग्रियर्सन, वे भी दखनी को क्या मानते हैं, हिंदुस्तानी का ही एक रूप मानते हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से दक्षिण के मुसलमान ही करते हैं। रामविलास शर्मा के अनुसार देख लेते हैं। रामविलास शर्मा दखनी को खड़ी बोली का एक विशिष्ट रूप मानते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी इसे हिंदुस्तानी तो नहीं परंतु उसकी सहोदर भाषा स्वीकार करते हैं। हिंदुस्तानी तो नहीं मानते जो सुनीति कुमार चटर्जी हैं, लेकिन ग्रियर्सन और गारसा दातासी ने तो हिंदी का ही रूप माना, और रामविलास शर्मा ने खड़ी बोली, दखनी को खड़ी बोली का विशिष्ट रूप माना। लेकिन सुनीति कुमार चटर्जी हिंदुस्तानी तो नहीं परंतु सहोदर भाषा स्वीकार करते हैं। पूरी तरह हिंदुस्तानी तो नहीं है दखनी, लेकिन इसकी हिंदी की सहोदर भाषा ही मानी है। सहोदर मतलब इसकी एक ही पेट से जन्म लेने वाले को सहोदर ही कहते हैं, यानी कि इसकी ही जुड़वा बहन माना है। पढ़ते हैं आगे। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसे प्राचीन खड़ी बोली माना है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने क्या माना है, प्राचीन खड़ी बोली, किस भाषा को, दखनी को। मलिक मोहम्मद जैसी ने इसे मलिक मोहम्मद और डॉक्टर तिवारी के मत से सहमत हैं। यानी कि जो मलिक मोहम्मद जी है वे भोलानाथ तिवारी के मत से सहमत है। इन्होंने भी इसको क्या माना है, प्राचीन खड़ी बोली ही माना है। बढ़ते हैं आगे। दखनी भाषा में खड़ी बोली के अतिरिक्त ब्रज भाषा, हरियाणवी, मेवाती, पंजाबी और कुछ शब्द अवधी के भी पाए गए हैं। दखनी में इन भाषाओं का प्रयोग किया गया है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि दखनी इन सभी भाषाओं और बोलियों से प्रभावित है, वरन इन सभी बोलियों का विकास एक साथ हुआ है। इसका मतलब ये है। दखनी भाषा में गद्य और पद दोनों विधाओं में साहित्य की पर्याप्त मात्रा में रचना हुई। दखनी भाषा में जो है गद्य और पद्य दोनों तरह में साहित्य रचनाएं की जाने लगी, और 15वीं 18वीं शताब्दी में दखनी को बहमनी वंश तथा अन्य राजाओं का आश्रय प्राप्त होने के कारण इस भाषा में साहित्यिक लेखन को काफ़ी बल मिला। यानी कि दखनी भाषा में साहित्य रूप से भी ये भाषा समर्थ रही और साहित्य रचनाएं भी इस भाषा में की जाने लगी। वो जो बहमनी वंश में इसे और भी अधिक बल मिला। बढ़ते हैं आगे। दखनी का जो प्रारंभिक साहित्यकार है वो कौन है, ख्वाजा बंदा नवाज गेसुराज। ये जो है दखनी के प्रारंभिक साहित्यकार माने जाते हैं। इनकी रचना मिराजुल आस्किनी दखनी गद्य की पुस्तक है। दखनी की गद्य की एक पुस्तक कौन सी है, मिराजुल आस्किन, जो कि बंदा गेसुराज की, ख्वाजा बंदा गेसुराज की है पुस्तक। ये पुस्तक का नाम दे देंगे, ये किसकी है, किस भाषा की है, तो आंसर हो जाएगा हमारा दखनी भाषा की। ख्वाजा बंदा नवाज गेसुराज की पुस्तक कौन सी है, मिराजुल आस्किन दखनी गद्य की प्रथम पुस्तक मानी गई है ये। तो बढ़ते हैं आगे। ख्वाजा बंदा नवाज गेसुराज की मिराजुल आस्किन ये इनकी पुस्तक है, यानी कि रचना है। और मुल्ला वजी की है कुतुब मुस्तरी सब्रस। ये दो रचनाएं हैं मुल्ला वजी की। एक तो सब्रस, वेरी इम्पोर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि सब्रस किसकी है। और सैयद हुसैन अली की है चादरवेश। ये था हमारे हिंदी के विविध रूप। इससे संबंधित हमने प्रमुख तथ्यों को कर लिया है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन
टाइम पर मिलता रहे आपको। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता देना। ये भी बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी।